आज हम भारत के नक्शे को कह सकते हैं बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। बिल्कुल। हम सब ने स्कूल में भारत का भूगोल पढ़ा है, लेकिन आज हम उन लकीरों और आंकड़ों के पीछे की कहानी में उतरेंगे, जो भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप बनाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि उन लकीरों का हमारी जिंदगी पर, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा पर असल में असर क्या पड़ता है। ये एक तरह से भारत के पूरे भौगोलिक और प्रशासनिक डीएनए को समझने की कोशिश है। और इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद कई लोगों को चौंका दे। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। हाँ, यही सबसे आम जवाब है। भारत का असली दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी से भी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और वो तो 2004 की सुनामी में लगभग गायब ही हो गया था। देखिए, यही एक तथ्य हमारी नक्शे की समझ को पूरी तरह बदल देता है। तो चलिए इसी दिलचस्प पहेली के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं दुनिया के नक्शे पे भारत का असली पता क्या है। बिल्कुल। तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली बात, भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। अब इसके फैलाव की बात करते हैं। अक्षांश और देशांतर मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हाँ। तो भारत का अक्षांशीय फैलाव मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय फैलाव पश्चिम से पूर्व वो है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन नंबरों में भारत की पूरी जलवायु की कहानी छिपी हुई है। बिल्कुल। इतना बड़ा जो अक्षांशीय फैलाव है, यही वजह है कि दक्षिण में हमें उष्णकटिबंधीय मौसम मिलता है, तो उत्तर में बर्फीले पहाड़। हाँ, लेकिन देशांतरीय फैलाव का किस्सा तो और भी मजेदार है। वो कैसे? सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भारत के सबसे पश्चिमी छोर गुजरात के कच्छ और सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच लगभग 30 डिग्री का देशांतरी अंतर है। 30 डिग्री? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि दोनों जगहों के स्थानीय समय में करीब 2 घंटे का फर्क है। 2 घंटे? हाँ, जब अरुणाचल में सूरज उग चुका होता है, तब गुजरात में लोग सो रहे होते हैं। तो फिर हमारी घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती हैं? यहीं पर मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। हमने बीच का एक रास्ता निकाला, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक असर भी है। अच्छा। उत्तर पूर्व के राज्यों में सूरज बहुत जल्दी उगता है और डूबता भी है, लेकिन दफ्तर और स्कूल तो पूरे देश के साथ खुलते बंद होते हैं। तो इससे वहां दिन की रोशनी का काफी नुकसान होता होगा। बहुत ज्यादा। और इसीलिए वहां एक अलग चाय बागान टाइम या कहिए एक अलग टाइम जोन की मांग सालों से उठ रही है। वाह, मतलब एक देशांतर की रेखा का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और काम पर भी पड़ता है। बिल्कुल। चलिए अब उन खास बिंदुओं पर आते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो है लद्दाख के कराकोरम रेंज में स्थित इंदिरा कौल। कौल, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ कौल एक पहाड़ी भूगोल का शब्द है, जिसका मतलब होता है 2 पहाड़ों के बीच का दर्रा या पास। ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। और अब उस पहेली पर आते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु। हाँ, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पर नहीं बल्कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका अक्षांश है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। और दिलचस्प बात यह है कि इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते थे। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, 2004 की सुनामी में ये बिंदु समुद्र में डूब गया था। हालांकि अब ये फिर से दिखाई देने लगा है। तो फिर कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है। तो अब हमारे श्रोताओं के पास 2 जवाब हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। ये अंतर भारत की संप्रभुता को दिखाता है ना, जो जमीन से आगे बढ़कर द्वीपों और समुद्र तक फैली हुई है। ये तो कमाल की जानकारी है। अब भारत के आकार की बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है। जरूर बड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि पूरा यूरोप अगर रूस को छोड़ दें तो भारत से बस 3 गुना ही बड़ा है। अच्छा। और दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से हम 7वें सबसे बड़े देश हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई? मैंने सुना है कि भारत लंबा ज्यादा और चौड़ा कम है। ये बिल्कुल सही है।
उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई करीब 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल से लेके पश्चिम में गुजरात तक? वो चौड़ाई करीब 2900 किलोमीटर है। ये जो 300 किलोमीटर का फर्क है, यही से थोड़ा लंबा आकार देता है। ठीक है, तो ये तो देश के अंदर की बात हुई। हमारी सीमाएं कितनी लंबी है, मतलब जमीनी और समुद्री दोनों? हमारी जमीनी सीमा यानी लैंड बॉर्डर 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। 15,000? हाँ, इसे ऐसे सोचिए कि आप दिल्ली से लंदन 2 बार जाकर वापस आ सकते हैं। उतनी लंबी हमारी जमीनी सीमा है और ये 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। और समुद्री सीमा का क्या? उसका हिसाब कैसे होता है? अगर हम द्वीपों को भी मिला लें तो हमारी कुल तट रेखा यानी कोस्ट लाइन करीब 7,500 किलोमीटर लंबी है। 7,500 किलोमीटर? जी, लेकिन इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात? नक्शे पर देखने से तो ऐसा नहीं लगता। आंध्र प्रदेश की तटरेखा ज्यादा सीधी और लंबी दिखती है। सही कहा, लेकिन इसका कारण है गुजरात का घुमावदार तट। उसमें कच्छ और खंभात जैसी कई खाड़ियां हैं, छोटे छोटे मोड़ हैं। अच्छा। अगर आप एक धागे को गुजरात के नक्शे पर उसकी तटरेखा के साथ साथ रखें और फिर उसे सीधा करें तो उसकी लंबाई किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा निकलेगी। अब समझ आया। तो ये तो हुई भारत की बाहरी रेखाएं। अब बात करते हैं उन 2 काल्पनिक रेखाओं की जो भारत के ठीक बीच से गुजरती हैं और हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। कर्क रेखा और मानक याम्योत्तर। हाँ, पहले कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन और दूसरा उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जोन। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब पश्चिम के रेगिस्तान से लेकर पूर्व के घने जंगलों तक ये रेखा भारत की विविधता को भी दर्शाती है। बिल्कुल। और दूसरी महत्वपूर्ण रेखा है भारत की मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन। हाँ, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। और यही वो रेखा है जो पूरे भारत का समय तय करती है, जिसे हम IST कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो ये रेखा भी कुछ राज्यों से गुजरती होगी ना? हाँ, ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि क्या ये दोनों महत्वपूर्ण रेखाएं, कर्क रेखा और मानक याम्योत्तर, भारत में कहीं एक दूसरे से मिलती भी हैं? ये तो एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इसका जवाब पता होगा। ये दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक दूसरे को काटती हैं। छत्तीसगढ़ में? जी। और इससे एक और मजेदार तथ्य सामने आता है। वो क्या? कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारत के केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहां से ये दोनों ही महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। तो हमने भारत के विशाल आकार और उसकी आंतरिक रेखाओं को समझा, लेकिन इतने बड़े देश को चलाया कैसे जाता है? यहीं पर बात आती है प्रशासनिक इकाइयों की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। सही, लेकिन कुछ प्रशासनिक इकाइयां ऐसी हैं जिनकी बनावट बहुत ही अनोखी है। जैसे कि पुडुचेरी। मैं उसका नक्शा देख के हमेशा सोचती थी कि ये इतना बिखरा हुआ क्यों है। इसकी कहानी भारत के औपनिवेशिक इतिहास से जुड़ी है। पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले 3 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं में फैले हुए हैं। 3 अलग-अलग राज्यों में? हाँ, ये असल में वो इलाके हैं जो फ्रांसीसी शासन के अधीन थे। अच्छा, तो कौन सा जिला कहाँ पर है? पुडुचेरी का जो मुख्य जिला है और कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु के अंदर हैं। यनम आंध्र प्रदेश के तट पर है और माहे वो केरल के तट पर है। सोचिए, एक ही केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन 3 राज्यों में फैले क्षेत्रों को संभालता है। ये तो वाकई में बहुत पेचीदा है। बिल्कुल। चलिए अब जमीन से हटकर द्वीपों की तरफ चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। ये भारत के लिए सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक चौकी है। एग्जैक्टली। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर है
और यहीं पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी है। इन द्वीपों को अलग करने वाले समुद्री रास्ते, जिन्हें हम चैनल कहते हैं, उनका भी बड़ा रणनीतिक महत्व है ना? बहुत बहुत ज्यादा। जैसे 10 डिग्री चैनल पूरे अंडमान समूहों को निकोबार समूहों से अलग करता है। और सबसे महत्वपूर्ण वो है 6 डिग्री चैनल, जिसे ग्रेट चैनल भी कहते हैं। ये भारत के इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। अच्छा। ये हिंद महासागर में एक प्रमुख शिपिंग लेन है और इस पर भारत की मौजूदगी हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। और अरब सागर में लक्षद्वीप का क्या महत्व है? लक्षद्वीप मूंगे की चट्टानों यानी कोरल रीफ से बना एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं नाजुक द्वीप समूह है। और वहां भी ऐसे चैनल्स हैं? हाँ, यहाँ 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल महत्वपूर्ण है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को हमारे पड़ोसी देश मालदीव से अलग करता है। तो ये समुद्री रेखाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बहुत मायने रखती हैं। जी बिल्कुल। तो अब जरा उन जमीनी सीमाओं पर आते हैं जो हमारे पड़ोसियों से हमें जोड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। भारत की जमीनी सीमा 7 देशों से लगती है और इन सीमाओं को तय करने वाली कुछ ऐतिहासिक रेखा हैं। जैसे रेडक्लिफ रेखा। हाँ, रेडक्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच है। फिर मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच तिब्बत वाले क्षेत्र में, जिसे लेकर चीन हमेशा विवाद करता रहता है। सही। और एक डुरंड रेखा है जो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी और आज ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। इन सीमाओं पर बसे राज्यों के अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से जमीन से घिरे हैं, मतलब लैंडलॉक्ड। हाँ, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये राज्य भारत के हृदय स्थल हैं। इनकी सीमा किसी दूसरे देश से नहीं लगती, जो इन्हें सीमा पार के तनावों से एक तरह से सुरक्षित रखता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता और दिलचस्पी उत्तर पूर्व के राज्यों से जुड़ी है। 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें। जी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि असम इन 7 में केंद्र में है और उसकी सीमा बाकी सभी 6 राज्यों से मिलती है। और एक आम गलती लोग ये करते हैं कि सिक्किम को भी इनमें गिन लेते हैं, जबकि सिक्किम इनका हिस्सा नहीं है, वो एक ब्रदर स्टेट कहलाता है। इन 7 राज्यों को बाकी भारत से जोड़ने वाला रास्ता तो बहुत ही संकरा और संवेदनशील है, जिसे चिकन नेक कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बिल्कुल। ये पश्चिम बंगाल में नेपाल और बांग्लादेश के बीच फंसी हुई करीब 22 किलोमीटर चौड़ी एक जमीन की पट्टी है। सिर्फ 22 किलोमीटर? हाँ, अगर हम भारत को एक शरीर की तरह देखें तो ये वो गर्दन है जो सिर यानी उत्तर पूर्व को बाकी धड़ से जोड़ती है। ये हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी भी है और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसी संदर्भ में बफर स्टेट का भी जिक्र आता है। नेपाल और भूटान को अक्सर ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब है एक ऐसा देश जो 2 बड़ी और शक्तिशाली ताकतों के बीच स्थित होता है और उनके बीच सीधे टकराव को रोकने का काम करता है। नेपाल और भूटान भारत और चीन के बीच ठीक यही भूमिका निभाते हैं। तो उनकी स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। उतनी ही जरूरी है। तो हमने जमीनी सीमाओं की जटिलताओं को समझा, लेकिन किसी भी देश का अधिकार उसकी तटरेखा पर खत्म नहीं हो जाता। समुद्र पर किसका कितना हक है, ये कैसे तय होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसने देशों के बीच सदियों तक विवाद पैदा किए। इसी झगड़े को सुलझाने के लिए दुनिया के देश एक साथ आए और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UN क्लॉस नाम का एक समझौता किया। और इसके तहत हर तटीय देश को समुद्र में कुछ अधिकार दिए गए। जी, भारत को भी 3 तरह के समुद्री क्षेत्र मिले हैं। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। पहला है प्रादेशिक जल सीमा। ये तट से 12 समुद्री मील तक है। इसे आप अपने घर का आंगन समझिए, जिस पर आपका पूरा अधिकार है। पूरा और संप्रभ अधिकार। कोई विदेशी जहाज बिना इजाजत इसमें नहीं घुस सकता। ठीक है, ये तो समझ आया। और दूसरा? दूसरा है संलग्न क्षेत्र मंडल, जो तट से 24 समुद्री मील तक है। इसे आप अपने घर के सामने वाली सड़क समझिए। सड़क तो सबकी है, लेकिन आप वहां साफ सफाई, सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकते हैं। वैसे ही इस क्षेत्र में भारत सीमा शुल्क, प्रदूषण और अप्रवासन से जुड़े कानून लागू कर सकता है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ। हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये तट से 200 समुद्री मील यानी करीब 370 किलोमीटर तक फैला एक विशाल समुद्री इलाका है। 200 समुद्री मील? जी, अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये भारत की छिपी हुई अर्थव्यवस्था है। इस 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े समुद्री इलाके में मौजूद सभी संसाधनों, मछली, तेल, गैस, खनिज, जी, सब पर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर?
ये तो भारत के कुल जमीनी क्षेत्रफल के आधे से भी ज्यादा है। बिल्कुल, ये हमारा समुद्री खजाना है। भविष्य में जब जमीन पर संसाधन कम होंगे तो भारत की ऊर्जा और खनिज जरूरतें इसी EEZ से पूरी हो सकती हैं। तो ये हमारी आर्थिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है। बहुत बड़ा। तो आज की हमारी इस चर्चा ने भारत के नक्शे को वाकई एक नई कहानी दे दी है। हमने सिर्फ रेखाएं और दूरियां नहीं देखी, बल्कि उनके पीछे छिपे रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को समझा। हमने देखा कि कैसे भारत का उत्तर दक्षिण फैलाव उसकी जलवायु तय करता है, कैसे देशांतर का एक आंकड़ा उत्तर पूर्व में एक अलग टाइम जोन की मांग खड़ी कर देता है। हमने पुडुचेरी के बिखरे हुए नक्शे में फ्रांसीसी इतिहास की झलक देखी, और अंडमान निकोबार के चैनलों में भारत की समुद्री ताकत का महत्व समझा। और अंत में हमने जमीन की सीमाओं से लेकर समुद्र में 200 समुद्री मील तक भारत के विशाल अधिकार क्षेत्र को जाना। तो आज की चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने नक्शे पर खींची स्थिर रेखाओं और सीमाओं की बात की, लेकिन ये भौगोलिक विशेषताएं उत्तर में अडिग हिमालय से लेकर दक्षिण में विशाल और गतिशील समुद्री क्षेत्र तक भारत के भविष्य को कैसे आकार दे रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विदेश नीति, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते, सब कुछ इसी भूगोल से जुड़ा है। सही। नक्शे पर खींची गई ये लकीरें कहानी का अंत नहीं, बल्कि बस शुरुआत हैं।